ठीक है, थैंक यू मदन जी। थैंक यू सो आप एज आई सेड अर्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। ओशिन यहाँ पर मौजूद हैं और आज ये हमारे बहुत, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट लेट मी टॉक अबाउट हर फर्स्ट। ये रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स हैं। So that's maybe later I can ask her what that is. आजकल ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर रही हैं, क्रेडिट वैली हॉस्पिटल एंड ब्रैम्पटन सिविक। इनका बहुत लंबा तजुर्बा है सीनियर्स के साथ काम करने का, ओल्डर एडल्ट्स के साथ काम करने का। एंड दैट इज़ प्राइमरीली हमारे प्रोग्राम का फोकस भी वही है। सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल एंड इंटरेस्टिंग आफ्टरनून। आज के दिन हम बात करेंगे फॉल प्रिवेंशन की। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हमेशा हर बार जब भी ये सब्जेक्ट के ऊपर हमारी शाम होती है तो कुछ नया सीखने को मिलता है। सो आई एम श्योर दैट हम आज भी कुछ नया भी सीखेंगे और रिफ्रेशर भी हो जाएगा, कि हमारी मेमोरी जॉग हो जाएगी, जो हम एवरी डे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको शामिल करें, उन चीज़ों को जिससे हम गिरने से बच सकते हैं। सो लाइक आई सेड कि रिस्क फैक्टर्स, किस तरह उसको प्रिवेंट करना है, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी बात करेंगी और उसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। सो यहाँ पर मैं जैसे अभी अगर मैं स्क्रीन को देखूँ तो काफ़ी डिवर्स एज ग्रुप है हमारा, and I think it'll be beneficial for a lot of people. Other than that, I think I have covered everything. So I'll turn the floor over to Oshin. Go ahead, please. Thank you so much, Samina ji, and thank you for having me here today. I'm feeling kind of lucky. Like, I was late coming in. I messaged Uzma ji coming in. I'm still sitting in my workplace, but yeah, I'm happy to be joining in today. And yeah, like, I can sure answer and explain more about my role as registered practical nurse, Padme, if you want. I would be more than happy to. And yeah, let's jump into the topic straight. Sure. So I don't know, is everybody okay if I talk in English, या आप लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में बात करूं, या is there a special language that everybody wants? preferably हिंदी। हिंदी, ओके, कोई बात नहीं, तो हिंदी से ही। मेरी प्रेजेंटेशन तो इंग्लिश में होगी, बट जो भी मैं लाइक बात करूंगी वो सारी हिंदी में होगी। आई एम जस्ट गोना ट्राई शेयर करने की स्क्रीन, इफ आई कैन। I think you're able to see this. आप देख सकते हैं सारी स्क्रीन? बिल्कुल देख सकते हैं। Okay, because मैं किसी को नहीं देख सकती, so I'm just gonna pretend that I'm just simply talking, क्योंकि मैं खुद को नहीं देख सकती और किसी को और नहीं देख पा रही हूँ। Okay, so आज में जो टॉपिक है वो है preventing falls in seniors, because अभी पिछले कुछ सालों में हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि सीनियर्स जो फॉल इंजरीज के साथ आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं सीनियर्स जिनकी इंजरीज या फ्रैक्चर्स या जो भी एडमिशन है, 1/3 उनमें से फॉल्स है। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से कम 35 लोग ऐसे हैं जो गिरने की वजह से हॉस्पिटल में आए हैं। तो ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है। हम सोचते नहीं है कि ठीक है, गिरना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बंदा स्लिप हो गया या जो भी है, बट ये नंबर 1 रीज़न है अभी कनाडा में हॉस्पिटलाइजेशंस का, क्योंकि फॉल की वजह से जो इंजरीज हो रही हैं स्पेशली सीनियर्स में, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा है और हॉस्पिटल स्टे भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो हर साल ये जैसे डेटा इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि कितने सीनियर्स फॉल्स के साथ आ रहे हैं। तो 20 से 30% सीनियर, तो मतलब 100 में से 20 से लेकर 30 सीनियर फॉल रिलेटेड इंजरीज के साथ आते हैं हमारे पास। और उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हिप फ्रैक्चर है।
आप सबने सुना होगा हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। उनमें से काफ़ी जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं वो इसलिए होती हैं कि जो सीनियर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो गिर गए और फ्रैक्चर हो गया एंड वो हील अप नहीं हो रहा क्योंकि एज फैक्टर आ जाता है और हमारी हीलिंग जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो स्लो हो जाती है। तो हिप फ्रैक्चर नंबर 1 कॉज है और सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट भी इसी की होती है। नी से भी ज्यादा हिप की रिप्लेसमेंट होती है हर साल। उसके बाद जब अगर आप हॉस्पिटल में कभी भर्ती होते हैं तो एक एवरेज स्टे होती है कि ठीक है 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा रुके, लेकिन अगर आप फॉल की वजह से आते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में तो आप कुछ दिन, कुछ हफ्तों से लेके महीनों तक भी हम हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है आपको, क्योंकि फॉल रिलेटेड जो इंजरीज होती हैं उनको भरने में, उनको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, खास तौर पे अगर वो फ्रैक्चर इंजरीज हों। और उसके बाद भी इंजरी ठीक होने के बाद भी आगे आने वाली दिक्कतें बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो कहीं ना कहीं आपकी मोबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे झुकना है, चलना फिरना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप एक बार जो चीज़ टूट गई, चाहे हम उसको रिप्लेस भी कर दें, तब भी उसमें लिमिटेशंस तो आएंगी। उसके बाद होता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है गिर गए, तो सबसे पहली चीज जो हमें पता करनी है वो ये है कि क्यों इतने सीनियर्स, इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है पिछले कुछ सालों में, या हम इतने ज्यादा नंबर हाई क्यों आते देख रहे हैं, क्यों जो हमारे सीनियर्स हैं राइट उनमें फॉल रेट्स इंक्रीज हो गए। तो उसमें से पहली चीज आ जाती है बायोलॉजिकल कंडीशंस की, जैसे कि बायोलॉजिकल कंडीशंस में हम बात करते हैं इलनेसेस की, कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है वो छूट जाता है या आप गिर जाते हैं। तो जैसे हम बात कर सकते हैं फीवर की, किसी को बुखार हुआ है राइट, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे कल्चर में कई बार होता है ना कि ठीक है थोड़ी बहुत दर्द हो रही है ना, घुटनों में दर्द हो रहा है या थोड़ी बहुत थकावट हो रही है, हम ध्यान नहीं देते उस पर। हम बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, मैं अभी आराम कर लूंगा थोड़ी देर, मैं अभी थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा, मैं सुबह ठीक हो जाऊंगा शाम तक। तो ये इतनी मामूली बात नहीं है, उस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बुखार जब हो जाता है या हम पानी नहीं लेते, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो बैलेंस करने की एबिलिटी है ना, खुद को संभालने की जो काबिलियत है, उस पर असर पड़ता है, उस पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि और इसके अलावा कई बार होता है ना कि कान की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या दिखने में जो हमारी विजन है अगर वो वीक हो जाए, तब भी हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो बायोलॉजिकल कंडीशन, तो इसमें क्या होता है कि हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारी विजन ठीक है, हमारे सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उसमें मेक श्योर करना होता है कि आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप प्रॉपर चेकअप्स कर रहे हैं, आप प्रॉपर फॉलोअप्स कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं जब हमारे पास सीनियर्स आते हैं फॉल की वजह से, तो हम देखते हैं कि उनकी फॉल हुई क्यों हुई, क्योंकि उनको बुखार था और उनको बहुत वीकनेस हो गई थी और वो खुद को संभाल नहीं पाए और वो गिर गए। या होता है कि एक कंडीशन होती है पार्किंसंस राइट, तो वो पार्किंसंस की वजह से वो भूल गए थे कि वो जो है वॉकर के बिना नहीं चल पाएंगे, या उन्हें लगा कि मैं चल सकता हूँ पर नहीं चल सके, तो उसकी वजह से भी फॉल्स होती हैं। फिर होता है एनवायरनमेंट या आपके आसपास के जो माहौल है, तो इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अनदर जो हम कॉमन कॉज देखते हैं वो ये है कि किसी चीज पे जैसे कि अड़चन आ जाती है, तो उससे बैलेंस लूज हो गया और गिर गए, ट्रिप कर गए किसी चीज पे। घर पे कई बार छोटे बच्चे होते हैं, ग्रैंड किड्स होते हैं, उनके खिलौने पड़े होते हैं, तो उस पे ट्रिप कर गए, उससे गिर गए। या होता है कि बाथरूम में स्लिप कर गए, पानी था, वेट था, ध्यान नहीं दिया, वहां स्लिप हो गए। उसके बाद एक्शंस, चॉइसेस, आपके बिहेवियर्स, कई बार होता है कि हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, तो कुछ लोगों को ये होता है कि वो भूलना शुरू हो जाते हैं या उनको याद नहीं रहता। ये नॉर्मल नहीं है भूलना, उम्र में बड़ी उम्र में हम बोलते हैं नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है, आप इतनी चीजें नहीं भूलते, तो वो एक अलग ही टॉपिक है। बट आपकी चॉइसेस, एक्शंस, अगर आप चप्पल नहीं पहन रहे हो घर पे राइट, बाथरूम जाने वक्त आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपकी चप्पल जो है नीचे से घस चुकी है, तो उसकी वजह से भी फॉल आती है। बट हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि इनको रोका कैसे जाए। सो फॉल्स होती हैं, वेरी ट्रू, और फॉल्स की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत होती हैं, पर जरूरी है कि इनको रोके कैसे। तो उसमें काफी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है कि आपको
पहले तो अपनी बॉडी को वीक होने से प्रिवेंट करने की जरूरत है। सो कुछ टिप्स जो होती हैं जैसे कि होता है स्टे एक्टिव, राइट। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक पर जा रहे हो, आप जैसे अभी आप मदर अंकल ने योगा वगैरह का बताया और आपको बॉडी हेल्थ का बताया कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये हर चीज में इम्पोर्टेंट है, फॉल्स को रोकने में भी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में जोर होगा, अगर आपकी जो बोन स्ट्रांग है, आपके मसल्स स्ट्रांग है, तो उससे क्या होगा कि जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या आप चल फिर रहे हैं, तो उसमें एक तो आपको वीकनेस कम होगी, राइट। और आपका जो है एक तरीके से बैलेंस भी इंप्रूव होता है। जैसे अगर आप कभी वॉक पर जाएं, राइट, तो जब जो बंदा ज्यादा तुरता है, राइट, उसको कम दिक्कत आती है लंबे समय तक तुरने में, उसके घुटनों में दर्द कम होता है, ठीक है, उसकी पीठ में दर्द कम होता है। सो स्ट्रांग बॉडी होगी तो नेचुरली फॉल्स का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। उसके बाद हर थोड़े थोड़े समय बाद आपको आपकी आईज और विजन्स को चेक करवाते रहना चाहिए डॉक्टर के पास, बिकॉज आई साइट वीक बहुत जल्दी हो सकती है। अगर आपको हियरिंग में या सुनने में दिक्कत आ रही है, तो कान का बैलेंस के साथ बहुत ही ज्यादा जो है क्लोज रिलेशनशिप है। अगर अगर कभी किसी के सर के पीछे चोट लग जाए, या कई बार होता है ना कि कान में इन्फेक्शन हो गई, तो उससे क्या होता है कि हमारी बैलेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। आई एम सॉरी, कोई कहने की कोशिश करे? आई एम सॉरी, आई कैंट सी एनीवन। कोई क्वेश्चन था? नो, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में उन्होंने अनम्यूट उन्होंने म्यूट ओके, नहीं किया। या कुछ आई कैंट सी एनीवन, मैं मुझे सिर्फ मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है। दैट्स ओके। सो या तो उससे क्या होता है कि अगर आप कि कान में कोई दिक्कत आ रही है, सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। क्योंकि कान सबसे ज्यादा क्रूशियल जिसे बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस में। अगर अगर आपने कभी कोशिश की हो चलने की, आंख बंद करके चलने की, तो आप आंख बंद करके फिर भी सीधा चल सकते हैं। अगर आपने आंख और कान दोनों बंद करके चलने की कोशिश की, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे ढंग से शुरू शुरू में, तो वो जरूरी है। इसके अलावा है कि आप जब भी, जैसे हम बोलते हैं, हर साल आपको फिजिकल चेकअप करवाना चाहिए अपना। क्योंकि कुछ चीजें, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिनका पता नहीं चलता, उनको हम साइलेंट डिजीजेस बोलते हैं, जो चुपचाप आती हैं। हमें जब तक बहुत देर नहीं हो जाती तब तक हमें उनका पता नहीं चलता। जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो इतना हाई नहीं होने लग जाता कि आपका सर दर्द हो रहा है या कुछ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। डायबिटीज के साथ भी सेम है। तो रेगुलर विजिट्स आपके डॉक्टर के साथ, आपके जो फैमिली फिजिशियन है उनके साथ बहुत जरूरी है। आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई ले रहे हैं आप। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, तो उस ब्लड प्रेशर की दवाई का आपके शरीर पर क्या असर होता है। क्या आपका ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे चला जाता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं कि ब्लड प्रेशर कम रहे, पर वो ज्यादा कम होने लग जाता है। उससे क्या होता है कि जब आप जैसे लेटे हुए हैं और अब अगर आप एकदम से उठकर बैठ जाएंगे तो आपको चक्कर आएंगे, राइट। उसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे हो रहा है जब आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रहे हैं। जैसे लेटे हुए थे, एकदम से खड़े हो गए, चक्कर आ गए क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आप ब्लड प्रेशर मेडिकेशन ले रहे हैं, तो पहले तो आप ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर मशीन कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती, एक नॉर्मल सी मशीन घर पे रखिए। हर मतलब हफ्ते में एक दो बार तो एटलीस्ट मिनिमम चेक करना चाहिए अगर आप ब्लड प्रेशर मेडिकेशन रेगुलरली ले रहे हैं। और इसके अलावा जब आप उठ रहे हैं तो धीरे से अपनी पोजीशन चेंज करें। लेटने से बैठ, अगर आप लेटे हुए हैं तो उठ के बैठ गए, है ना, 10-15 सेकंड बैठ गए, उसके बाद खड़े हुए, फिर 10-15 मिनट देख लिया कि मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, मुझे ठीक लग रहा है, फिर उसके बाद चलना शुरू है। मतलब 10-15 सेकंड की बात है ज्यादा से ज्यादा, राइट। मतलब कुछ लम्हों की बात होती है, और उससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क होता है फॉल्स का वो कम हो जाता है। फिर होता है कि हमारे जो जब मैं अपने सीनियर्स के साथ काम करती हूँ कभी हॉस्पिटल में या कहीं पे भी, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमने देखी है कि अगर कोई सीनियर हमारे पास आता है जो आम तौर पे चल फिर रहा है घर पे, और फॉल होगी या किसी भी रीजन की वजह से हमने उनको वॉकर पकड़ा दिया या एक केन पकड़ा दी, तो बस उसके बाद तो पहले तो हमारी शामत आई होती है उनके सामने कि क्यों पकड़ा दिया इनको, नहीं लेके जाना वॉकर, नहीं यूज करनी की। पर जरूरी है, अगर डॉक्टर या नर्सेज या आपके फिजिशियन को लग रहा है कि आपको केन की जरूरत है या वॉकर की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, तो उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो होगा क्या, आप
आपकी फॉल हो सकती है, इंजरी हो सकती है, और उसके बाद क्या होगा कि आप बिस्तर पे लेट जाएंगे, आप बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। मैंने बहुत से सीनियर्स ऐसे देखे हैं जिनकी फॉल इस वजह से हुई है क्योंकि वो वॉकर नहीं यूज करना चाहते थे। उससे हुआ क्या कि अब उनका फ्रैक्चर हो गया है, अब वो उठ नहीं पा रहे हैं बेड से, राइट, वो अभी चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। तो लाइक वहां से पहुंचने से क्या, एक वॉकर ही है, थोड़ी सी सहारे की जरूरत है। एटलीस्ट आप इंडिपेंडेंटली आ जा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप जहां मर्जी जा सकते हैं। वॉकर होना का ये सिग्नल नहीं है कि आप कमजोर हो गए, नहीं, उसका मतलब ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सहारा चाहिए, दैट्स फाइन। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको कई चीजों में एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एक छोटी सी एडजस्टमेंट ही है। बाकी जो हमने देखा है वेट स्लिपरी, सबसे ज्यादा जो हमारे पास सीनियर्स आते हैं, या कोई भी सीनियर्स भी नहीं, कोई भी हमारे पास फॉल इंजरी के साथ आता है, तो सबसे ज्यादा हमने देखा है बाथरूम में लोग स्लिप होते हैं। बाथरूम में स्लिप हो गए, या अभी जब विंटर सीजन चल रहा है, आइस है बाहर फॉर्म हो रही है, तो उस पे स्लिप हो गई। नंबर 1 इंजरीज उसी के साथ होती हैं कि स्लिप हो गए। क्यों? क्योंकि चप्पल नहीं पहनी थी, या ध्यान नहीं दिया कि वहां पे गीला है, राइट, जल्दी चल रहे थे, जल्दी में थे इसलिए नहीं ध्यान दिया, हमने हमारे जो चप्पल है वो घिस चुकी हैं। तो जरूरी है कि एक तो आप ध्यान रखें, और सॉल्ट डाल सकते हैं, अगर सॉल्ट नहीं है तो सैंड वगैरह आप अपने घर के बाहर डाल सकते हैं आइस के लिए। बाथरूम में रग्स रखें, जो मैट्स होते हैं जो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी, अगर थोड़ा बहुत गिरे तो वो होने बहुत जरूरी है बाथरूम में, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान नहीं भी जाता। जरूरी नहीं कि हमें हमेशा पता हो कि हाँ ठीक है यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, बट उसको हम अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रग है बाथरूम में रखी हुई, जो लाइक मेजर एरियाज जैसे बाथरूम के टब के बाहर या सिंक के पास अगर आपने वो मैट बिछाया हुआ है, तो एटलीस्ट अगर पानी गिरेगा तो ज्यादातर पानी उस मैट पे गिरेगा, वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, और चांसेस कम होंगे कि वो जो सरफेस है वो टूटी हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई छोटी सी भी फॉल हुई है, जैसे आप थोड़ा बहुत भी गिर गए लेकिन आपको लगा कि आपको चोट नहीं लगी, अब बिल्कुल ठीक है, तब भी अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप गिरे थे। क्योंकि कई बार होता ये है कि हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे गिरने की वजह सीरियस हो सकती है। जैसे कि मैंने ब्लड प्रेशर का एग्जांपल पहले दिया था कि आप एकदम से उठकर बैठे, आपका ब्लड प्रेशर नीचे हो गया और आप जैसे बेहोश से हो गए, राइट, लेकिन जब आप उठे तो आपको लगा कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे कौन सा कोई चोट लगी है, मेरे कहीं दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, मैं आराम से अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कोई सर दर्द नहीं है। फिर भी आपको आपके डॉक्टर को बताना जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर को नहीं पता होगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर कम होने की प्रॉब्लम है, उसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं, वो पता नहीं चलेगी, राइट, और उससे आगे जाके सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद मैंने आइस पे अभी बात की थी। अभी ये मैंने स्लाइड इसलिए एंटर किया क्योंकि अभी विंटर सीजन है, बाहर स्नो है, आइस जो है बहुत स्लिपरी होती है, तो इसका हम यहाँ पे एक हमारे बोलते हैं, जब हम काम पर भी आते हैं तो हमें बोलते हैं कि डू द पेंगुइन वॉक। जैसे अगर आपने पेंगुइन को देखा हो कभी टीवी पे या कहीं पे, तो वो एक अलग ही तरीके से चलते हैं, राइट। तो उसके लिए एक तो पहले एक गुड शूज जरूर इंपॉर्टेंट है, बट उसमें क्या होता है कि आगे को हल्का सा झुक कर चलना है, ठीक है। और जैसे हमारी आदत होती है ना कि जब हम जल्दी में चलते हैं तो हम अपने अपने पाँव का जो आगे पंजा होता है हम उस पे ज्यादा दबाव डालते हैं। आइस पे चलने में क्या होता है कि आपको अपना पैर सपाट रखना होता है, जितना पॉसिबल हो सके फ्लैट रखना होता है। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैर का जो एरिया है वो आइस के साथ कांटेक्ट में होता है, और आपके पास एक एक जो हम बेस बोलते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप एक पेंसिल को खड़ा करने की कोशिश करें, तो अगर आप शार्पन साइड पे खड़ा करने की कोशिश करें वो नहीं खड़ी होगी। अगर आप उल्टे साइड पे करें, जो रबड़ वाली साइड है, तो उस पर फिर भी वो टिक जाती है, क्योंकि सरफेस ज्यादा है जो कॉन्टैक्ट है पेंसिल का और जो भी टेबल का। तो सेम लॉजिक इस पे लगता है कि अगर आपका पूरा पैर कांटेक्ट में है तो आपको अपना वजन डालने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है और बैलेंस ज्यादा बढ़िया बनता है। पैर को हल्का सा बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। अपना हम एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जैसे होता है ना बैलेंसिंग पॉइंट अपनी बॉडी का, वो बीच में रखने की कोशिश करनी है, और छोटे कदम लेने हैं। अगर आप लंबे कदम लेंगे तो वही है कि आपका स्लिप होने का चांस ज्यादा हो जाता है। और अपनी बाजुओं को जो है वो अपनी पॉकेट्स में कभी नहीं डाल के चलना अगर आप आइस पे चल रहे हैं, बाहर रखना है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम फिसल रहे होते हैं हमारी बाजुएं जो होती हैं हम बाहर को फैला लेते हैं बैलेंस के लिए, राइट। और धीरे चलना है आइस पे। अगर आप कभी भी आइस पे फास्ट गए, स्लिप होने के चांसेस
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइस पे ही क्यों, किसी भी स्लिपरी सब्सटेंस पे, किसी भी सरफेस पे जो स्लिप करता है, गीला है, उस पे यही होगा। तो ये जो पोस्टर है ये अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज से है, आप कभी भी गूगल कर सकते हैं इसको, ये रेडिली अवेलेबल है गूगल पे। एक वर्ड आता है, जब मैंने फ्रैक्चर्स की बात की थी, तो फ्रैक्चर्स में एक और रिस्क फैक्टर होता है कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि ठीक है छोटी से छोटी फॉल हुई, ठीक है, अगर आप चल रहे हैं हल्का सा गिर गए, फ्रैक्चर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दूर से देखो तो ऐसा लगता नहीं है कि इससे आपकी हड्डी टूट सकती है, पर फिर भी कई लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं छोटी सी फॉल से। उससे क्या, उसका एक कारण है ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं हम उसको साइंस में। तो उसका मतलब होता है पोरस वुंड। जैसे कि अगर आपने इसको, अगर आप स्पंज को देखें, राइट, अगर स्पंज को देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी कुछ ऐसी चीज है। उसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो हड्डियों में छोटे 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 छेद जैसे बन जाते हैं। इसको समझने का एक तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई लकड़ी का पीस है, राइट, तो अगर तो वो लकड़ी सॉलिड है, मतलब उसमें जो है छेद कम है, तो वो सख्त होगी। अगर उसमें जैसे कि स्योंक वगैरह कुछ भी लग जाए, राइट, कोई कीड़ा लग जाए, तो वो अंदर से उसको खोखला करना शुरू कर देता है। अभी ये तो है नहीं कि वो बिल्कुल खोखला कर देगा, पर उसमें छेद हो जाते हैं, उसकी वजह से वो खोखली हो जाती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो हमारी हड्डियां हैं उसमें छोटे छोटे सुराख से हो जाते हैं, जो उसको कुछ हद तक खोखला कर देते हैं। और कोई भी खोखली चीज होगी, अगर वो गिरेगी तो वो टूटने के चांस उसके ज्यादा हैं। इसमें बोन मास, बोन स्ट्रेंथ कम जाती है और इसका पता नहीं चलता। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये छोटे बच्चों में भी हो सकती है। अगर उनको कैल्शियम, विटामिन डी नहीं मिल रहा तो बच्चों में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ एल्डरली में होता है, ये बच्चों में भी पाया जाता है। बट इसमें ये है कि इसको प्रिवेंट किया जाता है, इसका पता नहीं चलता। अगर आपको डॉक्टर को स्पेसिफिकली पूछेंगे कि हाँ मेरी हड्डियों में कोई ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, तो पता चल जाएगा, अदरवाइज कम पता चलता है। और ये जो हमारे सीनियर्स में या फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। सो औरतों में मर्दों से ज्यादा कॉमन है ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये हार्मोन से भी रिलेटेड है कुछ हद तक। तो इसको प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे कैल्शियम आप अपनी डाइट में रखें, प्रोटीन रखें, प्रोटीन वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो डजंट मैटर। विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम कॉजेज एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे और क्या इसकी प्रिवेंशन है, तो पहले तो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। धूप में जाने से भी विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि 2 घंटे बैठना धूप में, 15 मिनट धूप भी इनफ है विटामिन डी के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स। एक और पॉइंट था सप्लीमेंट्स के लिए, ये इससे रिलेटेड नहीं है बट आई वांटेड टू शेयर कि भी हमारे में होता है ना कि ठीक है अभी वीकनेस होगी तो हमने आयरन ले लिया, मल्टीविटामिन ले लिए जाके। हमने सुना कि अच्छा ठीक है विटामिन सी गले के लिए बहुत अच्छा है, अगर हमें खराश होती है तो विटामिन सी ले लिया। अगर आप कोई भी विटामिन ले रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप मत लीजिए, पर अपने डॉक्टर को एक बार जरूर अपडेट कर दीजिए। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कई केस आते हैं, जब हमने बात की थी ना कि हम ध्यान नहीं देते कई चीजों पे, तो होता क्या है कि आपकी कुछ दवाइयां, जैसे आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो हम कुछ सप्लीमेंट्स के साथ नहीं दे पाते, उनको अलग अलग रखना होता है और ध्यान से देनी पड़ती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी अब नेक्स्ट टाइम अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक बार उनसे क्लियर करवा लीजिएगा कि इनका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा किसी और दवाई के साथ। खुशी, आई हैव अ क्वेश्चन क्या कि अभी आप क्वेश्चन आंसर्स एंड में करोगे कि आप साथ साथ चाहोगे कि हम क्वेश्चंस पूछते जाएं? एज यू विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई साथ में क्वेश्चन आता है जो रेलेवेंट है स्लाइड के, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। बट एंड में भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन है जो आई विल कीप, अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं। जस्ट लेट मी नो अगर किसी का क्वेश्चन है, क्योंकि लाइक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। लेट मी आस्क, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हम लोगों ने ओशीन से हम सीख रहे हैं? क्योंकि मेरे तो कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ओशीन, जो आपने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की है, उसके में और बोन डेंसिटी में क्या रिलेशन है? बोन डेंसिटी जी। सो डेंसिटी जब हम बोलते हैं तो डेंसिटी का एक, अगर मैं साइंटिफिक मतलब बताऊं तो वो है कि अगर हमारे पास लेट्स से वॉल्यूम है, राइट, जैसे हम बोलते हैं ना कि 5 ml 10 ml, या एक हमारे पास सॉलिड स्टेट है उसमें वॉल्यूम है, उसमें कितना मास मौजूद है, कितना सॉलिड चीज उसमें मौजूद है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। अगर मैं रफली बताऊं तो अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है तो आपका यू आर मोर एट रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है।
ठीक है। तो अगर आप कभी बोन डेंसिटी स्कैन करवाएं तो एक थ्रेशोल्ड होता है, एक रेंज फैक्टर होता है, अगर आपकी बोन डेंसिटी उससे कम है देन यू कैन बी डायग्नोस्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस। सो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, कुछ लोग विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, तो नंबर 1 वो हड्डियों के लिए कराते हैं, मेमोरी के लिए कराते हैं, उसका क्या रोल है? नंबर 2, इज इट कवर्ड अंडर ओहिप? Whether it's covered under OHIP is a good question. वो मुझे इतना उसके बारे में आइडिया नहीं है, बट जो ठीक। हमारा विटामिन डी टेस्ट है, राइट, वो मल्टीपल रीजन की वजह से होता है, एंड आई टोटली एग्री। उसमें हम सिंपल ये देखते हैं कि आपकी, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो हमारे स्किन सेल्स हैं, राइट, हम एक मेलानिन कंपाउंड होता है, सॉरी जस्ट वन सेकेंड। Code White, North Building, first floor, Misu by Team Station. So ये हॉस्पिटल में है इस वक्त, ये वहां से हम लोगों को अकोमोडेट किया। सो नाइस ऑफ यू अशीम। सॉरी, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। दैट्स ओके। या तो विटामिन डी टेस्ट हम बेसिकली बोन्स के लिए करते हैं, बट विटामिन डी का जो है और भी कई चीजों से रिलेशन है। विटामिन D3 जो हम बोलते हैं, ये कैल्शियम होता है, तो मैक्सिमम टाइम पर हम बोन्स के लिए ही करते हैं ये जो टेस्ट है, राइट, या फ्रैक्चर्स के लिए। बाकी अगर आपको डेफिशिएंसी का रिस्क है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, अगर आपने बोन स्कैन करवाया और उसमें आया कि आपका जो है बोन डेंसिटी कम है, या आपकी कोई सर्जरी हुई है, स्पेशली अगर हम बोलते हैं ना कि पेट की सर्जरी होती है, गैस्ट्रिक सर्जरी, उसमें हम करवाते हैं। बाकी अगर आपके अगर आपको जनरलाइज वीकनेस हो रही है तो तब भी हम विटामिन का टेस्ट करते हैं, पर उसमें सिर्फ डी नहीं होता, उसमें और भी विटामिन दिखते हैं। या थायराइड की अगर प्रॉब्लम हो तो हम कैल्शियम का टेस्ट करते हैं, तो कभी कभी उसमें डिपेंडिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस पे हम विटामिन डी का भी टेस्ट करते हैं। ठीक है। सो मदन अंकल और उसके बाद गुलनाज। थैंक यू नवजोत। जो आपने कहा अभी विटामिन डी का टेस्ट, जो डॉक्टर है आपका, जब आपका वो ब्लड टेस्ट करता है तो उसके साथ वो बहुत टाइम विटामिन डी या विटामिन बी का भी टेस्ट कर देता है। सो इट्स कवर्ड अंडर द सेम थिंग, बिकॉज मेरा हर साल होता है, जब ब्लड टेस्ट होता है तो ही कवर्ड फॉर दैट, चेक्स फॉर विटामिन डी, एंड वो मेरे को हमेशा कहता है कि यू शुड टेक मोर विटामिन डी। मैं हालांकि लेता हूँ काफी, लेकिन फिर भी कहता है यू शुड टेक मोर। तो vitamin D is a good thing to take. It comes in the liquid form and in the tablet form and the capsule form, whichever आपको अच्छा लगे वो ले लो, लेकिन it's good to take it. ये इसलिए मैंने कहा कि जी आपको ब्लड टेस्ट जब हो तो उसको आप कह सकते हैं डॉक्टर को, कैन यू प्लीज चेक माय विटामिन एज वेल। Yeah, I mean, sorry मदर अंकल, most of the time क्या होता है कि अगर आप कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वो नहीं भी कवर्ड होते, राइट, लेकिन अगर आपके पास कोई कॉज है, जैसे कुछ टेस्ट होते हैं हम अवॉइड करते हैं जनरल डे टू डे लाइफ में, लेकिन अगर आपके पास कोई कॉज है तो कई बार वो कवर्ड हो जाता है, राइट, डिपेंडिंग कंडीशन में। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपने बता दिया विटामिन डी, बट और भी कुछ टेस्ट होते हैं तो वो कवर हो जाते हैं अगर आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो। जी, क्योंकि पहली दफा डॉक्टर ने कहा था कि $60 लगते हैं विटामिन डी टेस्ट के। जब दोबारा गए थे तो फिर उसने कहा था कि मैं वेव कर रही, तो वो मैं जानना चाहती थी कि ओहिप कहीं कवर कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है। राइट, वो इसलिए उस्मा जी, क्योंकि हमारे पास कई बार ना कॉस्मेटिक रीजंस के लिए बहुत सारे टेस्ट की रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो मेरे पास ज्यादा जो टेस्ट की रीजंस होते हैं वो अर्जेंट होते हैं, तो हम उनको मना नहीं करते कभी भी। तो उसमें तो ये सारे टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हम फ्री में कवर कर देते हैं ओहिप के अंडर, मतलब कई टेस्ट जो हम करते भी नहीं है नॉर्मली, काफी टेस्ट कवर होते हैं। लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर किसी को क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ मुझे पता करना है मेरा विटामिन डी, तो वो सेंस नहीं बनता ओहिप को कवर करने का, राइट, कि आपको जानना है इसलिए आपको टेस्ट करवाना है। क्योंकि एक तो अगर आप कभी भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं, हम आपका ब्लड सैंपल ले रहे हैं, बेसिकली एक नीडल आपकी बॉडी में इंसर्ट करें, तो उसमें हर चीज में एक रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो हम उस रिस्क को देखते हैं और उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि डू यू नीड दैट टेस्ट। अगर आपको जरूरत है उस टेस्ट की देन मोस्ट लाइकली वो कवर्ड होगा। अगर आपको जरूरत नहीं है उस टेस्ट की देन देयर विल बी अ कवर्ड, बिकॉज वो आप वॉलंटरली कह रहे हैं कि नहीं मुझे चाहिए, एक क्यूरियोसिटी की टाइप के। नॉट टू श्योर अगर आप, मैं क्लियर कर पा रही हूँ आपका क्वेश्चन, बट इफ यू नीड इट मोस्ट लाइकली इट्स गोना बी कवर्ड।
थैंक यू ओशिन, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया। जी गुलनाज। मेरा क्वेश्चन है विटामिन डी। मैंने सुना है कि आप जैसे मेरा विटामिन डी कम था और मेरी बॉन डेंसिटी भी कम हो गई, क्योंकि ड्यू टू द सम मेडिसिन जो मैंने यूज की थी अपनी कैंसर मेडिसिन टैमोक्सिफिन की वजह से, बिकॉज आई डिडंट टेक द कैल्शियम विद दैट। तो मेरी बॉन डेंसिटी कम थी, तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था विटामिन डी और कैल्शियम। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे विटामिन डी जैसे डेली याद नहीं रहता, तो अब मुझे ना वो, मैंने सुना था कि उसकी 50,000 25,000 की वो मिलती है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की वंस इन अ वीक मैं खा लूं, तो उसने मुझे सिर्फ 1 मंथ की मेडिसिन दी। उसने कहा कि ये सेफ नहीं है। आई मीन के उसने मुझे नहीं कहा सेफ, लेकिन मैंने सर्च वगैरह की गूगल पे, तो मैंने पढ़ा कि इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप उसकी हैवी डोज लें। इट्स रिकमेंडेड के मैक्सिमम आप 2 या 3,000 लें। या इज इट क्योंकि करेक्ट? इन सम इंस्टेंसेस यस, जैसे हर इंसान की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। अभी आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो मुझे नहीं पता। मेडिकल हिस्ट्री बहुत जरूरी है। जब भी हम कभी किसी को दवाई देते हैं तो हम उसकी पूरी फुल मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, और उसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उनके ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स देखते हैं। इवन उनकी खुद की नहीं, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी देखते हैं। तो अगर सपोजिंगली, आपकी बात नहीं कर रही है, अगर किसी को लेट्स से किडनी की प्रॉब्लम है, राइट, अगर उनकी फैमिली में किडनी या अक्यूट किडनी इंजरी वगैरह बोलते हैं वो है, और ऊपर से डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, तो हम उनको जो दवाइयां देंगे हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। अगर आप टाइलेनॉल भी खा रहे हैं तो उसका भी एक साइड इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे, आपके लिवर पे, राइट। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको लिवर फेलियर, हम उसको कभी टाइलेनॉल नहीं देंगे, हम उसको हमेशा टाइलेनॉल से दूर रखेंगे। तो हर चीज का एक इम्पैक्ट होता है बॉडी पे। जैसे आपने कैल्शियम की बात की, तो कैल्शियम जो है हमारी किडनीज पे हैवी इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम हाई डोजेस ऑफ कैल्शियम ले बिना जरूरत के, या हाई कॉन्सेंट्रेशन में ले जो आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सो अगर आपके डॉक्टर ने 1 मंथ की डोज ली है, मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप उनसे एक बार ओपन डिस्कशन करें कि उन्होंने क्यों दी। इज इट अ कंसर्न विद योर किडनीज या आपकी बॉडी की अदर हेल्थ प्रॉब्लम है? बट यस, रेकमेंडेड यही होता है कि आप लो डोज एवरी डे लें। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी पे जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि हमारे जब भी हम दवाई देते हैं, हम 2 चीजें देखते हैं कि इससे आपको फायदा क्या है और इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर वो बैलेंस में है तो हम देते हैं। अगर मैं मानती हूँ कि हमें दवाइयाँ याद नहीं रहती, कि हम भूल जाते हैं कि हमें सुबह दवाई लेनी थी, हम भूल गए। विटामिन डी की ये खास अच्छी बात है कि आप उसको कभी भी ले सकते हैं दिन में। अगर आप भूल गए, सुबह लेना भूल गए, तो दोपहर को ले सकते हैं दवाई, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यस, अगर आप हाई डोजेस ले रहे हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर्स है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपके डॉक्टर ने इसीलिए आपको ज्यादा लंबी टाइम के लिए नहीं दी। गिवन आपने मुझे और 1-2 दवाइयों के नाम बताए, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है आपकी मेडिकल हिस्ट्री का कि इट माइट नॉट हैव बीन सुपर सेफ फॉर यू। ओशिन, यहाँ मैं एक बात ये कहूँगी कि हमारा ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, तो जो भी आप लोग अपने प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करते हैं तो उतना करें जितना आप कंफर्टेबल हैं, नंबर 1। नंबर 2, ओशिन को आज हमने फॉल प्रिवेंशन के लिए बुलाया, और आई एम सो ग्लैड कि वो ये सारा कुछ कवर कर रही हैं और हमारी बात भी सुन रही हैं। सो ओशिन, क्योंकि ये सारा कुछ आप इतना अच्छी तरीके से बता रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस आप लेके आई, कैल्शियम लेके आई, विटामिन डी लेके आई, तो ये क्वेश्चंस अब आते जाएंगे। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि कैल्शियम डिपॉजिट भी तो हो जाता है लोगों की बॉडी में। ट्रू, बट वो एक डिफरेंट ही कंडीशन है, क्योंकि अगर कैल्शियम डेपोजिशन हो रही है तो उसके हमें सर्च करने होंगे रीजन। जैसे हम ये सोचना चाहते हैं कि अगर लेट्स से किसी को बुखार है तो उसको ज्यादा से ज्यादा बुखार फ्लू की वजह से होगा, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। सेम कैल्शियम के साथ है, कैल्शियम डेपोजिशन बॉडी में होती है, यस इट कैन हैपन, बट देयर आर वेरियस रीजंस, राइट। उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, और उस कारण का पता लगाने के लिए लाइक वी हैव टू डू मोर टेस्ट। हमें आपके और टेस्ट करने पड़ेंगे, आपकी बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है तो उसका क्या कारण है, राइट। कि आप ज्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी निकाल नहीं पा रही है उसको, या थायराइड की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो कॉमन रीजंस है मैं वो लिस्ट आउट कर रही हूँ, या आपकी बोन में कोई एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से आपकी जो कैल्शियम की जो लेवल्स है आपके बॉडी में वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो उसके कई रीजन हो सकते हैं कैल्शियम डेपोजिशन के, बट यस इट कैन हैपन। सो अभी आंटी के मेरी आंटी डॉक्टर ज़रीना बुखारी साथ हैं, तो हम कल गए हुए थे किडनी स्पेशलिस्ट के पास।
तो उसने आंटी की ब्लड प्रेशर की दवाई कम कर दी है। 3 में से एक को कहा कि दिस इज नॉट गुड फॉर योर किडनी। तो आंटी मुझसे पूछ रही थी कि उसने कुछ मुझे दिया नहीं खाने को। मैंने कहा नहीं, बजाय इसके कि आपको खाने को कुछ देते, उन्होंने देखा कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो कुछ है हमें डॉक्टर से जरूर डिस्कस करनी चाहिए, और उसके बाद अगर हम स्पेशलिस्ट से भी मिल के आते हैं तो अपने तौर पे डॉक्टर से दोबारा मिलना चाहिए, क्योंकि अब आंटी का कंसर्न है कि अगर उन्होंने कम कर दी है तो मेरा ब्लड प्रेशर शायद कंट्रोल ना हो, मुझे कोई इशू ना हो जाए। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, और मुझे पता है आप सब लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, बट स्टिल छोटी छोटी चीजें जो हमें और ध्यान में रखनी चाहिए। एंड एक और बात है कि आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में, और डॉक्टर, क्योंकि मैंने एक थोड़े टाइम के लिए क्लिनिक में भी काम किया था, तो आई नो डॉक्टर्स के पास क्लिनिक में आप एक प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, राइट? आपकी एक जो प्रॉब्लम होती है उस पर ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन ये होता है कि जो वहाँ पे नर्सेस होती हैं फ्रंट में, राइट, अगर आपने देखा कि वो फ्री बैठी हैं तो वो दे विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि जब मैं क्लिनिक में थी तो मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते थे फ्रंट डेस्क पे, तो आप उनसे भी पूछ सकती हैं। बाकी ये है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं वेट कर पा रहे डॉक्टर के पास जाने में, तो टेली हेल्थ वगैरह भी है, टेली हेल्थ ओंटारियो, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है आपका, राइट? एंड आपको अपॉइंटमेंट जो है 2-3 हफ्ते के बाद मिल रही है आपके नॉर्मल फैमिली डॉक्टर में। अगर इमरजेंसी है तो कम टू द हॉस्पिटल। मैं ये नहीं कह रही कि हॉस्पिटल मत आइए, बट अगर लग रहा है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है वेट कर सकता है पर आप इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, तो आप टेली हेल्थ ओंटारियो को कॉल कर सकते हैं। They'll be more than happy to answer. थैंक यू और अश्विन, थैंक यू सो मच। आपने गूगल बोला था, मैं भूल गई किसने बोला था कि वो गूगल कर रहे थे मेडिकेशंस एंड व्हाट नॉट। गूगल करो, खुल के करो, बट प्लीज जो वेबसाइट्स हैं, मेयो क्लिनिक वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, हेल्थ कनाडा की वेबसाइट्स पे जो दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, क्लीवलैंड क्लिनिक है, या फिर सिकिड्स, ये वेबसाइट्स पे जाएं, क्योंकि कई वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिसपे गलत इन्फॉर्मेशन बहुत है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट से, एंड उससे प्रॉब्लम जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो जस्ट दैट पॉइंट। एनी अदर क्वेश्चंस? मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं ये टेली हेल्थ का बता रही हूँ कि अभी मेरी रिसेंट सर्जरी हुई थी, तो मुझे 2 दिन के बाद एकदम से जरूरत पड़ी, तो वो सुबह के 7 बजे थे, तो मैंने टेली हेल्थ वालों को फोन किया, तो विद इन आई थिंक 10-15 मिनट्स उन्होंने मुझे रिप्लाई बैक किया, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल था। और एक टेली हेल्थ के अलावा एक डॉक्टर एट होम भी एक सर्विस है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर्स को आपके घर आके, अगर आप उस पे वो क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, इफ यू आर एलिजिबल। सम सीनियर्स, सम कोई क्रिटिकल किसी कंडीशन से गुजर रहा है या किसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो दे कैन एलिजिबल फॉर दैट, तो वो भी एक सर्विस है। जी, मेरे ख्याल में हमारे कुछ सीनियर्स ने वो यूज की है सर्विस। Can I say something about that evening time जो आप डॉक्टर को बुलाते हो? जी जी जरूर मोनी आंटी। जो भी वो आपको सलाह देते हैं, उनकी कोई सलाह नहीं होती। टॉक टू योर डॉक्टर। टेक द सेम मेडिकेशंस व्हाट यू आर टेकिंग, बट और ऐसे ही झूठी मूठी नब्ज देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर देख लेते हैं, बाय बाय। That's all it is, because I have called those people पीछे 1-2 महीने पहले 2 डॉक्टरों को बुलाया because I had problem. वो हेल्प नहीं करेगा कुछ भी आपको। I'm just saying, it's just a call. Yeah. So जब आप कॉल करते हैं टेली हेल्थ, अगेन दैट्स अ गुड पॉइंट, अगर आप टेली हेल्थ को कॉल कर रहे हैं तो दे विल गेट यू इन्फॉर्मेशन। वही मैंने बोला था कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जैसे दवाई के बारे में क्वेश्चन है, या आपकी किसी कंडीशन के बारे में, मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक सा क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अभी बैठ के, तो मैं आपकी डॉक्टर नहीं हूँ, बट अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर कर पा रही हूँ, राइट? मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सेम अगर आपके कोई सिंपल क्वेश्चंस है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए असेसमेंट जरूरी है, टेस्ट जरूरी है, देन गो फॉर योर डॉक्टर। अगर कोई इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन है तो अर्जेंट केयर क्लिनिक में जाए। अगर ज्यादा प्रेसिंग सिचुएशन है, कंसर्न ज्यादा है, तो गो टू द इमर्ज। हाँ, टाइम ज्यादा लगता है, आई एग्री, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं बहुत अलग अलग कंडीशंस के साथ, टाइम जरूर लग सकता है आपको, बट इफ यू फील की जरूरत है
डोंट हेजिटेट। टाइम की वजह से उसको स्किप मत करें कि मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, मैंने नहीं जाना, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है बाद में। वही बाद में आप एम्बुलेंस की वजह से साथ आ रहे हैं, वहां पे ज्यादा लंबा टाइम रह रहे हैं। उससे बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी अर्जेंट सिचुएशन है, कम टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी। टेली हेल्थ का क्या नंबर है जी? आई एम नॉट श्योर, मैं चेक कर सकती हूँ, मेरे पास है उनका नंबर फोन आप पे। बोलते हैं आई कैन पुट इट ऑन द चैट लेटर। या ओशिन, जो आपने एक दो वेबसाइट्स भी बताई है ना, इफ पॉसिबल वो आप चाहे मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, चाहे चैट में या लिख दीजिएगा। Yeah, definitely. I'll forward it to you after the session. मैं बताऊं टेली हेल्थ का नंबर? हाँ जी। 1-866-797-0000। 1-866-797-0000। हाँ जी, थैंक यू। मैंने फ्रिज के ऊपर लगाया बिल्कुल हुआ। बिल्कुल, ये फ्रिज पे होने चाहिए, कुछ नंबर्स हम सबके पास बहुत हैंडी होने चाहिए। और वो जो इवनिंग डॉक्टर्स हैं वो भी मैंने नंबर उधर लगाया, मगर आपको फिर से बता दूं, in September my doctor put a tetanus injection and B12 injection। मेरी बॉडी के ऊपर लाल 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 दाग पड़ गए, अभी भी गए नहीं हैं, अभी भी थोड़े बहुत हैं वो। और जब मैंने 2 डॉक्टर्स को बुलाया घर में कि they did not give any suggestion, talk to your doctor or go to hospital। I didn't want to Yes. go to hospital। इसमें I will agree with you, आंटी। If you are having, अगर आपका दवाई लेने के बाद you are seeing कि आपकी बॉडी पे रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, राइट, या आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, गो टू द इमरजेंसी, क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर पहली बार अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो माइल्ड होता है, लेकिन आपको सेकंड टाइम ये ज्यादा सीरियस होता है। टॉक टू योर डॉक्टर, एक बार उनसे बात करिए कि आपको इस दवाई के बाद ये रिएक्शन आए थे। He doesn't want to accept that it is because of his injections। किसी और डॉक्टर के पास चले जाइए। If you feel that doctor is not listening, go to another doctor। But एक बार get it checked कि जो आपके दाग आए, कि अगर वाकई उस इंजेक्शन की वजह से आए, आपको किसी और चीज से भी एलर्जी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि आपने जो दवाई ली उसी की वजह से हुए। कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, बट इट स्टिल नीड्स टू बी चेक्ड आउट। ये फिर भी ये देखना जरूरी है कि आपका अगर वो रैशेस अगर आपको सडनली डेवलप हुए हैं आफ्टर गेटिंग अ मेडिकेशन, या कुछ खाने के बाद, या किसी चीज को टच करने के बाद, यू नीड टू गेट इट चेक्ड। उसको चेक करवाना जरूरी है। आपका क्या ख्याल है, अगर टेटनस और B12 का इंजेक्शन इकट्ठा लग जाए तो ये चीजें हो सकती हैं? हार्ड टू से, मैंने कभी दिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एक साथ अलग अलग जरूर दिए हैं मैंने, टेटनस और B12 के। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हम साथ में नहीं देते, बट आई एम नॉट टू श्योर, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये 2 इंजेक्शंस को एक साथ एक स्पॉट में देने से प्रॉब्लम होती है कि नहीं। आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि वाइट इसको करिए एंड देन गेट बैक टू मी। श्योर। ओशिन, जैसे जी ओशिन, हमें ये पता था कि अगर आप गिर जाते हैं या कुछ ऐसा होता है फिर आपको टेटनस का इंजेक्शन लगता है, तो आंटी का एक ये भी क्वेश्चन था कि इनको वो इंजेक्शन लगाया ही क्यों था? या टेटनस का इंजेक्शन 2 रीजंस जो प्राइमरी होते हैं वो ये है कि 10 इयर्स में एक बार आपको बूस्टर शॉट जरूर लगता है टेटनस का। आई थिंक once in 10 years if I'm not wrong, but yes, अगर आपको किसी चीज से कट लग गया है, स्पेशली अगर वो मेटालिक चीज है, then you might be given an injection of tetanus। I didn't get any cut। या तो आई थिंक यू कैन फॉलो विद योर डॉक्टर, उनसे एक बार आपकी जो वैक्सीनेशन हिस्ट्री है कि आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगे, कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन है, उसमें से यू विल गेट एन आंसर कि क्या इज इट अ रेगुलर इम्यूनाइजेशन फॉर टेटनस या नहीं। थैंक यू सो मच ओशिन। Yep, and I'm gonna move forward। Next slide। Okay, so next slide is mostly just a summary। Again, you have to eat healthy। आपको खाने पे ध्यान देना होगा, एंड जब मैं कह रही हूँ खाने पे ध्यान देना होगा तो आई मीन आपकी जो कैल्शियम इंटेक है फूड में, मिल्क अगर ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, कर्ड ले रहे हैं, कोई भी ऐसी योगर्ट वगैरह ले रहे हैं, तो कीप दैट गोइंग। और उसके अलावा एक मैंने नोटिस किया है कि लोग पानी और जो रफेज होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो बहुत कम लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरू हो जाती हैं। दैट अगेन, उससे जो कॉन्स्टिपेशन है या आपकी जो किडनीज की प्रॉब्लम जब शुरू हो जाती है, तो उससे भी बहुत सी मेडिकल कंडीशंस अराइज होती हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से अक्यूट इलनेस होती है, और उसकी वजह से फॉल्स, अगेन एंड में फॉल्स का इसमें भी रोल आ जाता है।
Stay physically active. Make sure कि आपकी जो body है, you are staying physically active. You're moving your bones, muscles, everything. उससे balance, coordination, ये सारा कुछ improve होता है जब आप exercise करते हैं. I'm not talking about walks. Walk बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ walk नहीं. अगर आप योगा कर पा रहे हैं, योगा. And मैं अपने कई बार grandparents को बोलती हूँ कि आ जाओ, go and play badminton or something. तो ये नहीं है कि अगर आपकी age हो गई है, you can't play. आप छोटी मोटी गेम्स ध्यान से खेलिएगा, don't fall playing the game, but make sure you're a little more physically active than anything else. Talk to your doctor about preventing osteoporosis. Also, अगर आपके कोई भी specific questions हैं, because again I can try यहाँ पे answer करने के लिए telehealth या telehealth पे जो doctors and nurses हैं वो आपके questions कुछ हद तक answer कर सकते हैं, but आपकी medical history के बिना हमें कोई भी comment करना is very hard. तो आप अपने family physician से बात करें अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है. गुड बॉडी मैकेनिक्स, सो ये एक अलग ही टॉपिक है. उसमें ये होता है कि जैसे हम जब झुकते हैं, राइट, तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो अपने जो घुटने हैं वो सीधे रखते हैं. दैट इज गुड इफ यू आर डूइंग योगा. अगर आप योगा में कर रहे हैं तो आप अपने पैरों को टच कीजिए बिना घुटने मोड़े, वेरी गुड. बट अगर आप कोई नीचे से चीज उठा रहे हैं, कोई चीज पिकअप कर रहे हैं, राइट, तो आपको अपने घुटनों को मोड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स गुड बॉडी मैकेनिक्स. क्योंकि अगर आप अपने घुटनों को बिना मोड़े, राइट, योगा की पोजीशन में कोई चीज उठाने की कोशिश करें तो आपके जो बैक में हम बोलते हैं ना कि मोच आ जाती है, वो बहुत कॉमन चीज है, राइट. मसल पुल होना बैक में इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ दैट. सो मेक श्योर आप बैठ के चीज उठा रहे हैं या यूर फोल्डिंग योर लेग्स, यूर फोल्डिंग योर नीज. अगर आप किसी चीज को कैरी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मेक श्योर कि आपकी जो एल्बोज हैं वो बाहर की बजाय अंदर को टक्ड इन है. पुश कर रहे हैं किसी चीज को तो आपके जो लेग्स हैं वो वाइड अपार्ट है. जैसे हम कई बार होता है कि हम किसी चीज को खींच रहे होते हैं तो यू आर यूजिंग योर अपर बॉडी पूरी, मतलब अपनी बाजू के साथ अकेले नहीं खींच रहे. तो वो कुछ बॉडी मैकेनिक्स हैं, राइट. उस पर तो एक अलग ही सेशन होगा, बट जस्ट अ टिप कि झुककर चीज उठानी है, अपने घुटनों को मोड़ना है, बैठ के चीज उठाएं. या अगर 2-3 किलो से ज्यादा हैवी चीज है तो पक्का बैठ के उठाएं. अगर नहीं उठा पाते, इट्स ओके, आस्क समबडी फॉर हेल्प. बाकी ये है कि घर पे अपनी जो स्पेसेस है, मैंने पहले भी बोला था, यू कैन मॉडिफाई देम. ज्यादा मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं है. जैसे बाथरूम रग्स हो गए, लाइट्स आपने थोड़ी ब्राइट लाइट्स रखी हैं अपने बाथरूम में, अपने स्टेयर्स के पास. अगर वहाँ पे कई बार होता है कि रात में अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो मेक श्योर देयर इज इनफ लाइट कि आपको आपके स्टेप्स क्लियरली दिखें. बाकी अपने आप को घर की सारी चीजों के साथ फेमिलियराइज रखें कि आपको पता है कि आपके आसपास क्या है, आपकी स्विच कहाँ है लाइट के लिए, या आपकी चेयर टेबल कहाँ रखी है रात में, सो यू डोंट बम्प इनटू थिंग्स. बाकी अगेन आई नो कि अगर घर पे छोटे बच्चे हों तो बहुत ज्यादा चीजें इधर उधर दिख रही होती हैं, लेकिन ट्राई कि आप अपनी स्पेस में, अपना रूम है, हॉलवे है, स्टेयरकेस है, उस पर क्लटर कम हो. जितना कम होगा उतना बेटर. बाकी बाथरूम में ग्रैब बार्स होते हैं, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं. जैसे कि अगर आप बाथरूम टब यूज करते हैं, कुछ भी है, तो उसमें साइड में पकड़ के खड़े हो गए, पकड़ के बाहर आ गए, तो उससे फॉल होने के चांसेस कम हो जाते हैं. And any more questions? I know we answered a lot of questions, but any more?